नमस्कार दोस्तों, क्या इस देश के तमाम क्षेत्रीय दल इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या इस देश की सांप्रदायिकता ने इस देश के रंग को बदल दिया है? और क्या श्री राम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए एक बिकाऊ नाम है और वो उन्हें अपनी सुविधा अनुसार बेचते हैं और नहीं तो बक्से में बंद करके रख देते हैं? और क्या वो दल जो खुद को इस देश का लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला बताते हैं, संविधान के लिए लड़ने वाले बताते हैं, वही लोकतंत्र और संविधान का सबसे ज्यादा हत्या करते हैं? इन्हीं सारे विषयों को लेकर के आपके साथ चर्चा करूंगा। पहली एक बड़ी सद्भावनापूर्ण खबर आती है पंजाब से। वहां ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी। एक मुसलमान व्यक्ति अपनी शुक्रवार की नमाज अदा कर रहा था और जब वो नमाज अदा कर रहा था उसी समय ओले पड़ने लगे और तेजी से पड़ने लगे। और वो कार से जा रहे एक व्यक्ति ने जब देखा कि ओले पड़ रहे हैं और वो उसके बावजूद अपनी इबादत में लगा हुआ है, तो उसने तुरंत कार रोकी और जा करके उनके ऊपर छाता लेकर के खड़ा हो गया जब तक कि उन्होंने अपनी नमाज अदा नहीं कर। अब आप समझ सकते हैं, नमाज अदा करने तक वो वहीं पर खड़ा रहा छाता लेकर। बड़ी बेहतरीन तस्वीर है, निश्चित रूप से सुखद अनुभूति देती है। कमोबेश इसी तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी झारखंड में एंट्री के साथ में जब आए तो वहां पर सभा थी और जो सभा हो रही थी उसी सभा में वो भाषण दे रहे थे। तभी अचानक अजान की आवाज आई। उन्होंने एकदम से अपने भाषण को रोक दिया और तब तक रुके रहे जब तक अजान खत्म नहीं हो गई। अजान खत्म होने के बाद उन्होंने फिर से भाषण शुरू किया। यह होता है धर्म को सम्मान। जब राहुल गांधी आगे बढ़े और वो गोड्डा से आज जब जा रहे थे देवघर की तरफ, तो गोड्डा चूंकि वहां पे अडानी का अपना पावर प्लांट है, जिस पावर प्लांट के ही घोटाले के कारण से और तमाम सारे घोटालों के कारण से उन्होंने पैसा लगाकर किस तरीके से भाजपा से हेमंत सोरेन की सरकार गिरवाने की साजिश रची है, क्योंकि हेमंत सोरेन से उनके अपने प्रोजेक्ट के लिए खतरा था। वो जिस तरीके से जमीनें ग्रैब कर रहे थे और तमाम सारी चीजें कर रहे थे, उसी में झूठा केस बनाया और झूठा केस बना करके कैसे कैसे उन्हें फंसाया और क्या किया और उसके बाद उन्हें जेल डलवा दिया। तो इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से कपिल सिब्बल ने बताया है। इनका मकसद यह है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में। कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है। 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली। उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। और बुनियादी जमीन है, वो ट्राइबल लैंड है जो किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता।
और जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कोई संपत्ति ली नहीं 2007 के बाद। मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो 2007 के बाद। 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है। और अगर यह बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? पहले जवाब आएगा, फिर डेट लगेगी, 15 दिन 20 दिन बीत जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर जजमेंट होगी। इस बीच तो 10 केस और हो जाएंगे। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? किस किस्म की राजनीति हो रही है? लेकिन जब राहुल गांधी गोड्डा से निकल रहे थे तो गोड्डा में अडानी अंबानीज ने उस शख्स को वहां का सांसद चुनवाया है, बनवाया है, उस पे पैसे खर्च किए हैं जो उनका दलाल होता था। उसने पूरी कोशिश की कि वहां जय श्री राम का नारा लगा करके और भगवा झंडे फहरा करके किस तरीके से राहुल गांधी को, उनकी यात्रा को डिरेल किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी उनके चक्कर में आने वाले नहीं थे। राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि ये क्या क्या खेल करते हैं, इसलिए वो आए नहीं। और आगे बढ़ के वो देवघर पहुंचे तो उन्होंने देवघर में, चूंकि जो ज्योतिर्लिंग है 12 उनमें से एक बैद्यनाथ धाम वहां पर है, उन्होंने वहां पर जाकर के विधिवत भगवान शिव की पूजा की और उन्हीं वस्त्रों में उसी मर्यादा का पालन किया। निश्चित रूप से एक बड़ी चीज थी। उसने उनके पूरे तंत्र को तोड़ दिया, जो जय श्री राम के नाम का अराजक तंत्र वो बना रहे थे, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो राहुल गांधी लगातार लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों की बातें कर रहे हैं और उनके दुख दर्द के साझीदार बन रहे हैं और उनके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को जो जो बातें इस यात्रा में अब तक पता चली थी, उन सारी बातों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में और लोकसभा में गौरव गोगोई ने कह दिया और नरेंद्र मोदी के मुंह पर खरी खरी सुना दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इसी तरह गौरव गोगोई ने। तो आप समझ सकते हैं इतना बेहतरीन तरीके से, सामंजस्य से काम चल रहा है उसी दौर में जो सबसे बुरी चीज होती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने यह स्थिति कर दी है कि पंजाब के तमाम जिलों में लगातार तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं और बुरी स्थितियां हैं। लोग तबाही की हालत में हैं, नाराज हैं, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट संगरूर में चल रहा है। संगरूर के उन प्रदर्शनकारियों ने आमंत्रित किया था पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को। चन्नी उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उसके 60-70 किलोमीटर पहले ही उनके काफिले को, गाड़ी को रोक लिया गया। पंजाब पुलिस ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ करते हैं। हाँ जी देखो मैं जाना है संगरूर, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੁਕੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਭੜਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਿਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਉਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ करके ये हालात किए हुए हैं। और तमाम पुलिस के लोग लगा करके यह कोशिश की गई कि कैसे उन्हें वहां न जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, आप कोई ऑर्डर दिखाइए, क्यों मुझे रोका जा रहा है? मैं साबका मुख्यमंत्री हूं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हूं, कोई ऐरा गैरा तो हूं नहीं। और यदि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं तो सामान्य आदमी के साथ आप क्या करते हो? क्या यहां जंगल राज है? तो यह स्थिति है। वो लोग यह कर रहे हैं जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आजकल संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और किस तरह मिल के खेलते हैं इसका भी एक उदाहरण दे दूं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या है? इस्तीफा देने का कारण यह आया सामने कि लगातार भगवंत मान के साथ में जो उनके विवाद चल रहे थे और उस विवाद के कारण स्थितियां खराब हो रही थी। अमित शाह ने उन्हें कल बुलाया था, रात में उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, रात को लेट नाइट लौटे और सुबह उन्होंने आकर के इस्तीफा भेज दिया। वजह यह थी कि भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को रोकना है तो हमें मजबूत करना होगा, और हमें मजबूत करने के लिए गवर्नर हटाना होगा, क्योंकि गवर्नर तमाम चीजों को नैतिकता के आधार पर करने की बात कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यह खेल किया गया। तो तत्काल गवर्नर से कहा गया आप इस्तीफा भेज दीजिए, भगवंत मान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप समझिए, कमोबेश यही स्थिति हमने देखी कि कैसे नीतीश कुमार ने वही खेल किया। और नीतीश कुमार ने जब खेल किया तो उसमें एक और बड़ी चीज, अब जब कल भाजपा के नेताओं की बैठक हुई तो उस बैठक में एक फैसला लिया गया कि अब हम लोग यहां जय श्री राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे नीतीश कुमार को परेशानी होती है, तो इसलिए हम सियावर रामचंद्र की जय बोलेंगे। ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जय श्री राम अराजकता का नारा है। मतलब मैं एक बात बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टियों को के लोगों को यदि फायदा होता दिखे तो वो अपना बाप बदल ले, और कमोबेश वही स्थिति है। जिन जय श्री राम के नारे के कारण वो आज सत्ता में इतनी मजबूती से हैं, उनको भी वो बदल लेते हैं सत्ता के लिए। हालांकि वो पहले जय श्री राम की बजाय जय सिया राम बोला करते थे, लेकिन अब जय श्री राम पे आ गए। कांग्रेस सदैव से जय सिया राम बोलती थी। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि यह इनका चाल चरित्र चेहरा, कि इनके लिए भगवान सत्ता पाने का साधन मात्र है और कुछ नहीं। चलिए छोड़िए। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा कैसे कैसे लोगों को परेशान कर रही है, इसका एक और बड़ा उदाहरण, नीतीश कुमार ने तो पाला बदल लिया। एक और है जो अंदर खाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता कर लिए कि भैया हेमंत सोरेन को आपने गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, हमें मत करना, हमारे परिवार को मत करना, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। और उस अभियान में लग गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल के करीब पहुंची है, तब से लगातार हमले कर रही है। और कल उन्होंने बुरी तरीके से हमला किया और कहा कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीतेगी, कांग्रेस की ये हो जाएगी, कांग्रेस का वो हो जाएगा। और राहुल गांधी फोटो सेशन कराते हैं और वही भाषा बोल रही थी जो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की होती है वही स्क्रिप्ट उनकी हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कौन सा खेल कर रही है। हालांकि ईडी और सीबीआई और सबसे न डरने वाले भी लोग, लालू प्रसाद यादव नहीं डरे, तेजस्वी यादव नहीं डरे, हेमंत सोरेन नहीं डरे, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी पार्टी नहीं डर रही। और संजय राउत ने इसके जवाब में एक बात कही, तो बोलने दो। मुझे लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में 150 सीटें
कम से कम मिलेगी, ये हमारा अनुमान है। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये बात अगर ममता जी ने की है तो वेस्ट बंगाल के बारे में की होगी। का मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी 150 से अधिक सीटें जीत के आएगी इस बार। तो यह अपने आप में बताता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी 150 सीट जीतेगी। यदि वो यह कह रहे हैं तो एक अच्छी बात कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बौखलाई हुई है। 22 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने की उम्मीद नजर आती है, क्योंकि वहां पर लगातार उनकी स्थितियां खराब हुई हैं। इससे वो झेल रहे हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। महाराष्ट्र का ही एक घटना का जिक्र करूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र यह हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने थाने के भीतर अपनी ही सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता को वही थाने के अंदर गोली मार दी। अब आप समझ सकते हैं कि कितने फांसीवादी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। यही बात तो मैं बार बार कहता हूं। इसी तरीके की कमोबेश स्थितियां बहुत सारी और जगह भी देखने को मिलती हैं। बहरहाल इस समय जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तमाम खतरनाक हालात। हमने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम बोल करके मेरठ के पास में एक बच्ची के साथ में जो रेप पीड़िता थी, उसके साथ पहले रेप किया जाता है और रेप के बाद में उसे इतना तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, जो आरोपी होता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। इसी तरीके से जय श्री राम बोल करके आतंकित करने वालों के कारण बदायूं में एक सिविल जज लड़की थी 28 साल की, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से जंगल राज की स्थिति है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वो क्या करती हैं। इसीलिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं जो लगातार इस देश के तमाम क्षेत्रों में हो रहा है, तमाम जगह हो रहा है। ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के किसानों को कहना चाहता हूं, अरबपतियों का 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाता है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ किया। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब एक हो जाओ, और वो दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हैं और उस संबोधन में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब एक हो जाओ लड़ने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर इसका भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी उसी ढंग से करती है। उसका सपना यह नहीं है कि हर जगह वही हो, लेकिन उसका सपना यह जरूर है कि हिंदुस्तान से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाए। हालांकि वो जहां जहां मिटाते हैं वहीं वो उतनी बढ़ जाती है, इसलिए वो परेशान है। इसलिए वो छद्म दलों के जरिए, जो ये छद्म विपक्षी दल हैं, उनके जरिए ये सारा पूरा खेल करते हैं और यह खेल चल रहा है। इसको हम सबको समझने की जरूरत है कि कौन से दल हैं जो भीतर घाती हैं, दिखाने में खुद को विपक्ष दिखाते हैं, वास्तव में भाजपा के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दल के नाम बता देता हूं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की। इसी तरीके से जो उड़ीसा में बीजू पटनायक की जनता दल, इसी तरीके से नीतीश कुमार की जनता दल यू, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी।
और इसी तरीके से तमाम और भी दल हैं, जैसे देवगौड़ा को आप देख सकते हैं, वही देवगौड़ा जिनको प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही बनाया था, कांग्रेस की मदद से बने थे। इसी तरीके से और भी तमाम सारे खड़े हैं और विपक्षी होने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो अपनी कौम से धोखा करते हैं, तो वो भी हैं। आप यदि देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी उसी तरीके से करते हैं, इसी तरीके से बीआरएस भी काम करती है। तो ये सब हमारे सामने है, ऐसे तमाम और भी दल हैं। तो इन सबको पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अकाली दल भी उनमें से एक। यदि हम ये पहचान जाएंगे तो तमाम चीजों का जवाब देंगे, क्योंकि ये देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो हमें सच के साथ आके खड़ा होना होगा और सच आज राहुल गांधी के साथ। जय हिंद।